ऐसी ताकत जो धरती को आसमान से मिला दे, जो एक इशारे में हवाओं का रुख बदल दे, जो सोचा वो हो जाए, जिसे घूरा वो डर जाए। ऐसी ताकत जिसके सामने ब्रह्मांड का हर शख्स नतमस्तक हो जाए। कौन नहीं चाहता ऐसी शक्ति को हासिल करना? कमिश्नर भी उसी भीड़ का हिस्सा था जो किसी भी कीमत में इस ताकत को हासिल करना चाहता था। गुस्से से तिलमिलाते हुए वो जिस शख्स पर चिल्ला रहा था वो और कोई नहीं बल्कि राहुल के पिता थे। कैसी लड़की मेरे मत्थे चढ़ा दी। इतना समझाकर भेजा था मास्टर को मारने, सब गुड़गोबर कर दिया उसने। मुझे तो लगता है मास्टर को देखकर ही भाग खड़ी हुई होगी। यह सुनते ही राहुल के पिता ने धीमी आवाज में कहा, नहीं नहीं, भागने वाली लड़कियों में से नहीं थी वो। अरे मेरे कहने पर तो वो राहुल तक को धोखा देने को तैयार हो गई थी। मुझे तो लगता है आपके उस खंजर में ही कोई कमी होगी। कमिश्नर जो पहले से ही गुस्से से तिलमिला रहा था, अपना आपा खो बैठा और हाथ में लिए पानी के गिलास को जमीन पर फेंकते हुए कहा, 17 साल के अपने करियर में 10 से ज्यादा ट्रांसफर करवाए हैं मैंने अपने। जानता है क्यों? ताकि देश की गर्भ में से छुपे ऐसे हथियार को ढूंढ सकूं जिससे मास्टर को मार पाऊं। ये कोई मामूली खंजर नहीं था। आसाम की घनी पहाड़ियों में जान जोखिम में डालकर ढूंढ लाया था मैं। और ना तो वो लड़की काम आई और ना ही तेरा बेटा राहुल किसी काम का निकला। राहुल का नाम सुनते ही उसके पिता का मूड खराब हो गया। कमिश्नर की बात काटते हुए राहुल का पिता बोला, मेरे बेटे का नाम मत लीजिए आप। इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया, सोचा इस मुश्किल घड़ी में काम आएगा, पर वही गायब है। राहुल के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कमिश्नर साहब, आप जो मांगेंगे वो दूंगा। इससे पहले मास्टर मेरा सब कुछ छीन ले, आप किसी भी तरह से उसे ठिकाने लगा दीजिए। कमिश्नर ने गहरी आवाज में कहा, तुझे क्या लगता है ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूं? पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। मुझे तो मास्टर से वो चीज चाहिए जो मास्टर के अलावा और कोई नहीं दे सकता। उस चीज को पाने के लिए अगर मुझे मास्टर को ढूंढने नरक तक जाना पड़े ना, तो जाऊंगा मैं। कमिश्नर की आंखों में मास्टर को पकड़ने का जुनून अपनी हद पार कर चुका था। और तभी कमिश्नर का मोबाइल बजता है। फोन पे बात करते हुए कमिश्नर कहता है, क्या अजंता? ठीक है, मैं बताता हूं। अजंता का नाम सुनते ही राहुल के पिता के भी कान खड़े हो गए थे। कमिश्नर राहुल के पिता के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? राहुल के पिता ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आपने अजंता का नाम क्यों लिया? कमिश्नर ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं। आज पुणे की यड़वाड़ा जेल में एक हादसा हो गया था। उसी सिलसिले में सीबीआई चीफ नायडू अजंता जा रहा है। मेरे फोर्स से भी कुछ लोग चाहिए थे उसे, इसीलिए फोन किया था। राहुल के पिता ने गहरी आवाज में कहा, वो जरूर राहुल के पीछे अजंता जा रहे होंगे। कमिश्नर ने उत्सुकता से पूछा, राहुल का अजंता से क्या कनेक्शन है? राहुल के पिता ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, राहुल ये बात नहीं जानता, पर महेंद्रनाथ गुप्ता के परिवार से उसका बहुत पुराना कनेक्शन है। अगर आपको मास्टर तक पहुंचना है तो सीबीआई के पहुंचने से पहले आपको अजंता जाना होगा। कमिश्नर और राहुल के पिता राहुल के अतीत की जो बात कर रहे थे, वो बातें थोड़ी ही दूर अपने कमरे से राहुल की मां सुन रही थी। ये बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो चुकी थी। उनके चेहरे की उदासी साफ झलक रही थी। राहुल जिन सवालों के जवाब के लिए दर दर भटक रहा था, वो सारे राज उसकी मां जानती थी। इस बात से अनजान राहुल महिपाल और उन चूहों को लिए अजंता की तरफ निकल चुका था। काले घने बादलों के बीच बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए राहुल ने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया और हंसते हुए राहुल ने तंज कसा, महिपाल काका, कहीं सो तो नहीं गए? महिपाल ने सिर हिलाते हुए कहा, सोया नहीं,
खोया था, आज उसी जगह पे वापस जा रहा हूं जहां की यादें मैं अपने दिल और दिमाग से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, अगर आपने वो खून नहीं किए तो फिर और कौन हो सकता है? किसी पर शक है आपको? महिपाल ने कहा, शक होता तो इतना वक्त जेल में नहीं बिताना पड़ता, पर हां, एक ही है जो अपने परिवार को मार सकता था, महेंद्र नाथ का 10 साल का पोता। राहुल ने अचंभे से पूछा, क्या 10 साल का लड़का अपने पूरे परिवार को कैसे मार सकता है? महिपाल ने मजबूती से कहा, वो कोई आम लड़का नहीं था, वो दोनों भाई औरों से अलग थे। बड़ा भाई एकदम होशियार, दिन भर किताबों में लगा रहता था, और छोटा भाई कभी अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलता था। सफाई के दौरान मुझे कई बार उसके कमरे से चमगादड़ों की आवाज आती थी, और एक दिन जब मैं सफाई करने उसके कमरे में गया तो वो मानो हवा में तैर सा रहा था। घर में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, वो भी किताबों के लिए। राहुल ने अचंभे से पूछा, किताब? कैसी किताब? महिपाल ने हंसते हुए कहा, मैं नकारा था इसीलिए नौकर था, पर मेरे दादा बहुत बड़े विद्वान थे। ये महेंद्रनाथ जिस घर में रहते थे वो पहले मेरा ही घर था, पर दादा के गुजर जाने के बाद हमने इन लोगों को वो घर बेच दिया, और तंगी के हालात में मैंने उसी घर में काम ले लिया। पर वो जानता था मेरे दादाजी शास्त्रों के महारथी थे, उनकी खुद की विशाल लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब थी जिसे मरने से पहले मेरे दादाजी ने कहीं गाड़ दिया था। वो लड़का हमेशा उसी किताब के बारे में पूछता था। राहुल अब तक इस किताब के रहस्य में इतना लीन हो चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पाया, और उत्सुकता से महिपाल को पूछा, आखिर क्या था उस किताब में? महिपाल ने गहरी आवाज में कहा, नहीं जानता, बस दादाजी के मुंह से इतना सुनता था कि ये किताब अगर गलत हाथों में लग गई तो कयामत आ सकती है। दादाजी चाहते थे मुझे उस किताब के बारे में सिखाना, पर वो समझ गए थे कि ये सब बातें मेरे बस की बात नहीं थी। हां, पर वो लड़का, वो इतनी चीजें जानता था उस किताब के बारे में जितना मुझे तक नहीं पता था। राहुल उस किताब और उस लड़के के बीच का कनेक्शन ढूंढने में मग्न था। कई थ्योरीज उसके दिमाग में उफान ले रही थी, पर तभी महिपाल की आवाज ने राहुल को चौंका दिया। महिपाल ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, वो घर आ गया। राहुल अंधेरी रात की चांदनी की रोशनी में उस घर को साफ चमकता हुआ देख सकता था। उस घर में कुछ बात तो थी जो राहुल को अपनी तरफ और तेजी से खींचे जा रही थी, और तभी राहुल ने आसमान की ऊंचाइयों से गोता लगाकर जमीन पर कदम रखा। 17.11 उस घर को देखकर साफ पता चल रहा था कि पिछले 20 सालों से यहाँ कोई नहीं आया था। अपनी जीत की घर के बाहर की घास कमर तक बढ़ी हुई थी। आसपास के पेड़ के पत्तों से घर की छत भरी हुई थी। खिड़कियां टूटी और दरवाजे की खूंटी जंग से लदी पड़ी थी। दरवाजा आज भी इतना कस के बंद था कि उसे खोलने के लिए राहुल को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। उस वीरान पड़े घर में घुसने से पहले राहुल ने अपने कपड़ों में झांक कर देखा तो चूहे वहीं थे। राहुल इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था जिससे नरकदूत को उसके ठिकाने के बारे में पता चले। गहरी सांस लेते हुए जैसे ही राहुल ने उस घर में कदम रखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कुछ अपनापन सा था उस घर में। ऐसा एहसास राहुल को कभी अपने घर में नहीं मिला। राहुल ने उस घर के हर कोनों को अपनी आंखों से गौर से देखा। डाइनिंग टेबल पर पड़ी वो खाने की प्लेटें शायद उस परिवार का मरने से पहले आखिरी भोजन था। हॉल में टंगा झूमर आज भी चांदनी रात में चमक रहा था। और तभी महिपाल बिना कुछ कहे उस घर के आखिरी कमरे तक पहुंच गया। इस अजीब और गरीब एहसास के साथ जूझते हुए राहुल भी महिपाल के पीछे पीछे चल पड़ा। महिपाल ने उस कमरे के बाहर रुककर ही कहा, यही था उस लड़के का कमरा। राहुल ने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाए जो मकड़ियों की जाली से भरा हुआ था, और अंदर आते ही उस कमरे से जोर की आवाज आई। राहुल चौंका और उसने देखा कि कई चमगादड़ उस कमरे की चाट से चिपके हुए थे, जो राहुल की आहट से इधर उधर उड़ने लगे और फिर देखते ही देखते खिड़की तोड़कर बाहर उड़ गए। राहुल को महिपाल की वो चमगादड़ वाली बात पर यकीन हो गया था।
राहुल मन ही मन सोच रहा था कि कहीं ये लड़का ही तो नरकदूत नहीं। और तभी उसकी नजर दीवार पर लगी उस लड़के की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखते ही राहुल की सांसें थम गई। बेचैन होकर राहुल ने उस तस्वीर को अपने हाथों में उठा लिया और उस पर जमी मिट्टी को साफ करते हुए एक बार फिर गौर से देखा। राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, ये ऐसे इंसान की तस्वीर थी जिससे राहुल पहले मिल चुका था, पर वो नरकदूत नहीं था, बल्कि इस बच्चे का चेहरा हूबहू मास्टर से मिलता था। और उसी वक्त राहुल ने घर के बाहर से आ रही आहट को महसूस किया। राहुल ने महिपाल को यहीं रुकने का इशारा करते हुए खुद सावधानी से घर की गेट तक पहुंचा। इससे पहले राहुल बाहर झांक पाता, वो गेट जोर से खुला और वो शख्स राहुल के सामने आकर खड़ा हो गया। ये और कोई नहीं बल्कि कमिश्नर था। कमिश्नर भी छुपी हुई शक्तियों की मदद से जैसे तैसे सीबीआई से पहले यहां तक पहुंचा था, पर उसने भी कभी नहीं सोचा था कि यादव उसे अजंता में मिलेगा। कमिश्नर के लिए तो वो जिस्म यादव का था। कमिश्नर ने हैरानी से पूछा, तू यहां? मैं जानता था गड़बड़ है तेरे साथ, बता राहुल कहां है? राहुल भी कमिश्नर को यहां देखकर हैरान था, पर राहुल ने कमिश्नर की तरफ घूरते हुए पूछा, सवाल तुम नहीं मैं करूंगा। शायद तुमने मेरे बारे में सुना नहीं। जो कांड मैं पुणे में करके आया हूं ना, उसका पता चला तो इतनी हिम्मत से मुझसे सवाल नहीं कर पाओगे तुम। कमिश्नर ने भी हुंकार भरते हुए कहा, सब जानता हूं मैं पुणे में हुए कांड के बारे में, पर तुझे क्या लगता है मैं हैरा कह रहा हूं? पहले भी धोखा दे चुका है तो मुझे, पर इस बार तुझे बच के जाने नहीं दूंगा। और ये कहते ही कमिश्नर ने एक रस्सी निकाली और उसे घुमाकर राहुल की गर्दन में फेंक दिया। देखते ही देखते उस रस्सी ने राहुल की गर्दन को जकड़ लिया था। राहुल ने हंसते हुए कहा, इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। राहुल ने उस रस्सी को अपने हाथों से पकड़ा और उसे तोड़ने की कोशिश की, पर राहुल हैरान था। वो रस्सी टस से मस तक नहीं हुई। राहुल ने अब अपनी पूरी ताकत से उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, पर रस्सी पर कोई असर नहीं हो रहा था। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया था और वो हंसी अब कमिश्नर के चेहरे पे थी। कमिश्नर ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुझसे भी शक्तिशाली लोगों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार आया था। यह रस्सी कोई आम रस्सी नहीं है। बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में डूबे एक जहाज से ढूंढ कर लाया हूं इसे। कितनी भी कोशिश कर ले, अब तेरा मरना तय है। अपने आप को फंसा पाकर राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, महिपाल, महिपाल मेरी मदद करो। कमिश्नर ने चौंकते हुए पूछा, कौन महिपाल? राहुल ने कहा, वही जिसे पुणे की येड़वाड़ा जेल में फांसी होने वाली थी। मैं उसे बचाकर अपने साथ लाया हूं। कमिश्नर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, लगता है तू पागल हो गया है। उस आदमी की मौत तो वहीं हो गई थी, मुझे नायडू ने खुद बताया था। यह सुनते ही राहुल सुन पड़ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिपाल के साथ वो अब तक था, वो महिपाल नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। और तभी राहुल के कानों में महिपाल की आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, मेरी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजर गई। तो अब तक राहुल जिसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा था, वो पहले ही मर चुका था। राहुल अब अपना आपा खो बैठा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को खींचा। दूसरी ओर से कमिश्नर ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, इतनी शक्ति से कि पुराने घर की इमारतें हिलने लगी और फिर अचानक से वो रस्सी टूट गई। रस्सी के टूटने की ताकत से पूरी जमीन हिलने लगी और एकाएक जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसकी गहराई में राहुल गिरता चला गया। राहुल को अंदाजा भी नहीं था कि वो जमीन से कितनी फीट अंदर जा गिरा था। अजंता से मीलों दूर एक खूबसूरत झरने से पानी गिरने की मधुर आवाज आ रही थी। आसपास के गांव के लोगों का मानना था कि रात में इस झरने के किनारे अप्सराएं आकर नृत्य करती हैं, पर रात के घने अंधेरे के बीच वहां कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक आदमी खड़ा था।
पर यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मास्टर था, जो चलते चलते उस झरने के करीब आ गया था। और तभी मास्टर ने चूहों से भरा पिंजरा उठाकर झरने के पास रख दिया और अपने हाथ के एक इशारे से उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पर हैरानी की बात तो यह थी कि पिंजरा खुलने के बाद भी एक भी चूहा उस पिंजरे से निकलने को तैयार नहीं था, मानो जैसे पानी से एक अजीब सा डर था उन्हें। मास्टर उस पिंजरे के पास आकर हंसते हुए बोला, पानी से डरना नहीं है, मुझे देखो। ये कहते ही मास्टर ने पानी में छलांग लगा दी और तैरता हुआ पानी के दूसरे किनारे तक पहुंच गया और कहने लगा, अब तुम्हारी बारी। पर इसके बावजूद भी एक चूहा भी कूदने को तैयार नहीं था। मास्टर ने झल्लाते हुए कहा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। और तभी मास्टर के एक इशारे में वो पिंजरा जल उठा और एक एक करके सारे चूहों ने पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही चूहे कूदकर दूसरी तरफ पहुंचे, वहां एक और पिंजरा आ गया जिसमें सारे चूहे एक एक करके घुस गए। पर एक चूहा था जो इन सब में सबसे बड़ा था। वो छलांग लगाकर सीधे मास्टर के हाथ पर आकर बैठ गया। मास्टर ने हंसते हुए कहा, इस परिवार के तुम सबसे नए हिस्से हो, तुम ही तो सिखाओगे बाकी चूहों को निडर बनना। इतना कहते ही मास्टर ने उस चूहे को नाक से लगाते हुए उसे सूंघा और कहा, ये इत्र की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। मास्टर को उस चूहे में अपनी जीत की खुशबू आ रही थी। दूसरी तरफ राहुल धूल से लदा हुआ था। खुद को संभालते हुए जब राहुल अपने पांव पर खड़ा हुआ तो वो देखकर चौंक गया। ये कोई खाई नहीं, बल्कि जमीन की गहराई में दफन एक विशाल लाइब्रेरी थी। वही लाइब्रेरी जिसका जिक्र पहले महिपाल ने किया था। आज भी वो कमरा किताबों से भरा हुआ था। और तभी महिपाल की आवाज ने राहुल को चौंका दिया। महिपाल ने धीरे से कहा, जो मैं जीते जी नहीं ढूंढ पाया, वो तुमने ढूंढ लिया। यही है मेरे दादाजी की लाइब्रेरी। मैं भले ही अनपढ़ हूं, पर मेरे अंदर आज भी दादाजी का खून दौड़ रहा है। देखो ये किताबें मुझे देखकर किस तरह चमक रही हैं। महिपाल सच कह रहा था। वो सारी किताबें अजीबोगरीब तरीके से चमकने लगीं, पर उनके बीच रखी थी एक खास किताब जो सोने की तरह चमक रही थी। राहुल ने हिम्मत करके उस किताब से धूल हटाई तो देखा जैसे उस किताब की आंखें हों। राहुल ठीक से समझ पाता कि तभी उस कमरे में हवा तेजी से चल पड़ी। सारी किताबें हवा में उड़ने लगी। राहुल को समझने में देरी नहीं लगी कि वो आ गया है। पर कैसे? राहुल ने अपने कपड़ों में झांक कर देखा तो चूहे गायब थे। राहुल समझ गया था कि यहां गिरते समय वो चूहे भी मुझसे अलग हो गए। राहुल इतना सोच ही पाया था कि उसके सामने नरकदूत प्रकट हो गया। नरकदूत राहुल की तरफ कदम बढ़ाता है। तभी महिपाल राहुल और नरकदूत के बीच में आ जाता है। नरकदूत गुस्से में महिपाल की आत्मा की गर्दन पकड़ता है और चीखता है, तू ही लेकर आया है ना इसे? तुम लोग जानते नहीं यह किताब मेरे लिए कितनी कीमती है। इसे कुछ भी हुआ तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। इससे पहले महिपाल को छुड़ाने के लिए राहुल नरकदूत की तरफ बढ़ता, नरकदूत ने अपनी शक्ति से राहुल को वापस ऊपर की तरफ फेंक दिया। राहुल के ऊपर जाते ही वो गड्ढा दोबारा भरने लगा और देखते ही देखते उस घर की जमीन पहले की तरह सपाट हो गई थी। राहुल गुस्से में चीख पड़ा, पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कमिश्नर पर गई। उसकी आंखें खुली हुई, जिस्म ठंडा हो चुका था। कमिश्नर मर चुका था। और तभी दरवाजे पर कई टॉर्च की रोशनी एक साथ राहुल पर पड़ती है। राहुल समझ नहीं पाता है कि वहां हो क्या रहा है। और तभी उन रोशनी के बीच से निकलकर आता है सीबीआई चीफ नायडू, जो अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच चुका था। नायडू राहुल के पास पड़ी कमिश्नर की लाश देखकर चौंक गया था। राहुल जानता था कि वो फंस चुका है। उसने वहां से उड़ने की कोशिश की,
पर उड़ नहीं पा रहा था। राहुल ने अपनी ताकत से तेज हवा चलाने की कोशिश की, पर एक भी पत्ता हिला नहीं पाया। राहुल समझ गया था कि नरकदूत ने उसकी शक्तियां छीन ली थी और वो आम इंसान की तरह इन पुलिस वालों के बीच में फंस चुका था।